एंजियोप्लास्टी करवाने के बाद या स्टंट लगवाने के बाद ये 5 गलतियां कभी ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर एंड आई एम फाउंडर ऑफ फिट माई हार्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक होने के बाद जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, जब उसकी एंजियोप्लास्टी होती है या उसको स्टंट लगता है, तो उसके बाद वो 5 गलतियां ऐसी क्या करते हैं जो पेशेंट को कभी नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो एकदम पेशेंट को पता ही नहीं होती। जो डॉक्टर बता देते हैं कि आपको ये दवाएं खानी है, और जब पेशेंट वहाँ से घर आता है तो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, उसको लगता है सब पहले जैसा हो गया है। लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक रिसर्च में ये देखा गया है कि हार्ट अटैक होने के बाद पेशेंट की हार्ट की पंपिंग कम हो गई है। 60% से ज़्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है और वो हार्ट फेलियर वाली कैटेगरी में जी रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं स्टेबल पेशेंट की बात करूं, जो पेशेंट स्टेबल है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, या हो सकता है उसको पेन होता है, वो गया एंजियोग्राफी के लिए, एंजियोग्राफी के टेबल पे गया, उसकी एंजियोग्राफी हो गई, तो 70% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी जब एंजियोप्लास्टी होती है तो उसके बाद उनके हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर मैं एक स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, एक डेटा की बात करूं, तो एक रिसर्च में ये देखा गया है कि 50% से ज़्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं कि जब उनको हार्ट अटैक होता है, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी होती है, तो हार्ट अटैक की वजह से हो या एंजियोप्लास्टी करने की वजह से हो, उनके हार्ट की पंपिंग 45% से कम हो जाती है। देखिए, 45% ये एक नंबर है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका मतलब क्या है? देखिए, नॉर्मल आदमी की हार्ट की पंपिंग है लगभग 60 से लेकर के 70-75% तक होती है। इसका मतलब ये है, अगर मैं एवरेज बात करूं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो, एक आम आदमी का दिल 6 लीटर खून पर मिनट पंप करता है। लेकिन जब हार्ट अटैक हो जाता है या किसी भी कारण से अगर हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो, एंजियोप्लास्टी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ब्लड की सप्लाई को रीस्टोर करना होता है, लेकिन उसकी वजह से भी हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं। और 70% ज़्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी की हार्ट की पंपिंग एंजियोप्लास्टी होने के बाद कम होती ही होती है। ये एक बहुत बड़ा स्टैटिकल पैरामीटर है। और जब पंपिंग 45% के नीचे चली जाती है तो उसी को हम हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होता, और हार्ट फेलियर के बाद जब वो घर जाते हैं तो वो एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता। अब वो हार्ट फेलियर की कैटेगरी में जीते हैं। जो मैंने अभी आपको स्टैटिस्टिक्स बताई है ये डराने वाली है। और सबसे बड़ा जो इसमें लूप है कि 50% ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि अब वो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं। और हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हमारे शरीर की जितनी ज़रूरत है, हमारा हार्ट अब उतना, उसका जो मिनिमम क्वांटिटी है वो भी आसानी से पंप नहीं कर पाता है। हार्ट फेलियर में हमको अर्ली स्टेज में, जो हमारा पहला स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2 में ऐसे कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैंने पहले की वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जब पेशेंट हार्ट फेलियर ग्रेड 1 ग्रेड 2 में चला जाता है तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत तेज़ी से घटने लगती है। और जैसे जैसे ये बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंचती है तो हमारे लिए जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप हार्ट के पेशेंट हैं, लेकिन अगर आपके हार्ट की पंपिंग 45% के ऊपर है तो उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना ख्याल रखते हैं और आप अच्छे से डॉक्टर को फॉलोअप करते हैं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 गलतियां जो हार्ट के पेशेंट एंजियोप्लास्टी होने के बाद करते हैं। जो पहली गलती है वो ये कि हार्ट अटैक होने के बाद पेशेंट बहुत ही जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं। देखिए, नॉर्मल लाइफ में जाने का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि उनकी हार्ट की सर्जरी हो गई, उनको दवाएं दे दी गई, अब उनको लगता है सब कुछ पहले जैसा हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं। जबकि स्टडीज़ ये कहती हैं कि 50% से ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं कि जो कि हार्ट फेलियर की कैटेगरी में चले जाते हैं। और नॉर्मल लाइफ में जल्दी लौटने से क्या होता है कि वो अपनी सेहत को कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं जा पाते, वो किसी अच्छे कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए नहीं जा पाते जो कि एक्चुअल में उनके हार्ट की पंपिंग को बढ़ा सकता है। जिसकी वजह से अगर उनकी पंपिंग 45% के नीचे चली गई है तो हार्ट फेलियर एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है और समय के साथ उनकी हार्ट फेलियर की कंडीशन और बद से बदतर होती जाती है। शुरू के हो सकता है कुछ सालों तक उनको पता ना लगे, लेकिन आने वाले टाइम पे इसके बहुत ही गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सलूशन है वो यही है कि किसी जल्दी वापस काम पे लौटने की बजाय आप अपने इकोकार्डियोग्राम को देख करके उसमें आप देखें कि आपका कार्डियक आउटपुट कितना है,
आपका जिसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन या नॉर्मल भाषा में हार्ट की पंपिंग कहते हैं, वो कितनी है। अगर वो 45 के ऊपर है तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट सकते हैं, और अगर 45% के नीचे है तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि ऐसी कौन सी टेक्निक है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसको कि अगर मैं फॉलो करूंगा तो मेरे हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी। स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि जितने पेशेंट हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उसमें से केवल 20% पेशेंट ही ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरह का एक मेजर चेंजेस करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, या किसी कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए जाते हैं जिससे उनके हार्ट की पंपिंग बढ़ जाए। लेकिन 80% या हो सकता है उससे भी ज़्यादा ऐसे पेशेंट होते हैं कि वो हार्ट फेलियर के साथ ही अपने नॉर्मल लाइफ में काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि फ्यूचर में उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाती है। जो दूसरी गलती होती है वो ये कि हार्ट अटैक होने के बाद, जो अभी मैंने आपको बताया, 80% से ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं जो कि किसी भी कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं जाते हैं। और अगर वो किसी भी कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए नहीं जाते हैं तो उनका जो हार्ट फेलियर और फ्यूचर में हार्ट अटैक होने का जो रिस्क होता है, फ्यूचर में और भी जो एडवांस सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसका रिस्क बढ़ता जाता है, और इसके साथ में उनकी मेडिकेशंस बढ़ दी जाती हैं, और इसके साथ ही उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और फ्यूचर में उनको जो और भी जो सिम्टोमेटिक जो उनको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। आए दिन पेशेंट्स को चेस्ट पेन होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, बीच बीच में अलग अलग चीज़ों के लिए दवाएं लेना, इस तरह के सिम्टम्स लगातार बने रहते हैं। ये उन पेशेंट्स से बहुत ही डिफरेंट होता है जो पेशेंट्स किसी कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए जाते हैं। जो पेशेंट्स कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए जाते हैं वो पेशेंट्स अपने हार्ट की पंपिंग को सिग्निफिकेंटली बढ़ा लेते हैं। उसमें से लगभग 50% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो लगभग 55 से 60% की हार्ट की पंपिंग तक वापस पहुंच जाते हैं अगर इस चीज़ को सही समय पर शुरू किया जाए। उसकी बजाय बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं होता, और अगर उन्हें पता ही नहीं है तो खैर इसमें हम उनकी गलती भी नहीं कह सकते। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लूप है ये मेडिकल सिस्टम जो पेशेंट्स को ये नहीं बताता कि अब आप हार्ट फेलियर की कैटेगरी में हैं और यहाँ से जाने के बाद आपको प्रॉपर कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए जाना चाहिए। और भी जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं जैसे कि पंचकर्मा है, नेचुरोपैथी है, एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी है, ईसीपी जैसे ट्रीटमेंट हैं, ये सारे के सारे ट्रीटमेंट नॉन इन्वेसिव कार्डियक रिहैबिलिटेशन जैसे ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आते हैं। और ये सारे के सारे ट्रीटमेंट अगर पेशेंट इंटीग्रेट करके यूज़ करे तो उसके हार्ट की पंपिंग बहुत आसानी से बढ़ जाती है। खास तौर से वो पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ है, जिनको इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी हो रही है, और जिनको हार्ट अटैक होने की वजह से उनके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, या स्टंट लगाने के बाद उनके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, उन पेशेंट्स की हार्ट की पंपिंग बहुत आसानी से बढ़ जाती है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हार्ट के पेशेंट करते हैं, एक स्टडी के मुताबिक ये देखा गया है कि 60% से ज़्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं जो हार्ट अटैक होने के बाद जब उनकी सर्जरी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है या बाईपास सर्जरी होती है, वो वापस घर आते हैं तो उसके अगले 3 महीने के बाद वो लगभग पूरी तरह से उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगते हैं जिस लाइफस्टाइल पे वो हार्ट अटैक होने के पहले रहते हैं। ये बहुत 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 बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि हार्ट की बीमारी एक लाइफस्टाइल की बीमारी है, और अगर हम लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे तो जो हार्ट अटैक होने के जो चांसेस हैं, जो फ्यूचर के कार्डियोवास्कुलर इवेंट होने का जो रिस्क है, वो हमें पहले की तरह ही बना रहेगा। और इस बात में कोई डाउट की बात नहीं है कि 60% जो पेशेंट जो किसी भी तरह का लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं, उन पेशेंट्स में दोबारा से हार्ट अटैक, अगर हम 5 ईयर्स का एक स्टडी देखें तो ऐसे पेशेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है जिनको फ्यूचर हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर और इस तरह के और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो उनके हार्ट की कंडीशंस को और भी खराब कर देता है। जो चौथी एक और बहुत बड़ी गलती होती है कि जब पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हो गई, या उसको स्टंट लग गया, या उसको हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक के बाद एंजियोप्लास्टी हुई, या किसी स्टेबल पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हो गई, जब वो घर आते हैं तो घर आने के बाद क्या होता है कि नॉर्मली पेशेंट एक एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाता है, उसकी दवाएं लेने लगता है, और इसके बाद एक आम चलन है कि हम अल्टरनेटिव थेरेपीज को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली पेशेंट का विश्वास भी नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनसे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता जो हमारी हेल्थ को ठीक कर सकता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है तो जो डॉक्टर्स आपको इसके बारे में नहीं बताते, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि उनके पास आपके हार्ट की पंपिंग को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट है भी नहीं। उसको बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से फॉलो करें, कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए जाएं। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं, जैसे क्वांटम हीलिंग के, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट हैं, आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट हैं, पंचकर्मा जैसी चिकित्सा है, ईसीपी जैसी चिकित्सा है। तो ये सारे के सारे ट्रीटमेंट जब पेशेंट को अच्छी तरह से दिए जाते हैं, खासतौर से अगर किसी को एंजियोप्लास्टी हुई है या स्टंट लगा है, तो उसके बाद हार्ट की मसल्स में जो डैमेज हो गया है, उस डैमेज एरिया को हील करने में, उसको रिकवर करने में ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए अगर आपको हार्ट अटैक हो गया है, एक बार आप डॉक्टर को दिखा के घर आ चुके हैं,
तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी न किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से और आप पहले अपनी इकोकार्डियोग्राम की रिपोर्ट देखें, आप देखें कि आपके हार्ट की पंपिंग कितनी है। इसके बाद आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अल्टरनेटिव ऑप्शन ज़रूर देखें। और एक ट्रीटमेंट है जो बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट है, जिसे यूएस एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा क्लिनिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है जो हार्ट की पंपिंग को बढ़ा सकता है, और उसे कहते हैं हम ईईसीपी ट्रीटमेंट। तो ईईसीपी ट्रीटमेंट 1-1 घंटे का 40 दिन तक दिया जाने वाला एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कि खासतौर से अगर हम बात करें जो इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट हैं, इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी मतलब वो पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ या वो पेशेंट जिनकी की एंजियोप्लास्टी हुई या उनको स्टंट लगा दिया गया, उसके बाद उनके हार्ट की पंपिंग कम हो गई, ऐसे पेशेंट्स में सबसे बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें से अगर मैं एक नक्शल में बात करूं तो लगभग 80 से 90% पेशेंट ऐसे हैं जिनकी की पंपिंग अगर बहुत एडवांस स्टेज में अगर हार्ट फेलियर नहीं चला गया है तो बड़ी आसानी से 50 से 60% तक अपनी पंपिंग को पहुंचा लेते हैं। और अगर किसी की 50 से 60% पंपिंग पहुंच जाती है तो ऐसा पेशेंट एक पूरी तरह से रिस्क से बाहर वाली ज़िंदगी जीता है, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो मेडिसिन पे डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक आम आदमी की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाता है। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिव थेरेपीज़ को इग्नोर करना ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि डॉक्टर्स लोग कभी इसके बारे में एडवाइस नहीं करते। इसीलिए पेशेंट की खुद की जिम्मेदारी है कि वो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के बारे में, ट्रीटमेंट्स के बारे में, ऐसे डॉक्टर्स के बारे में अपने से सर्च करे और ऐसे डॉक्टर्स को दिखाए, और हार्ट अटैक होने के बाद या एंजियोप्लास्टी होने के बाद, स्टंट लगने के बाद अगले 4 से 6 महीने के लिए अपने आप को डेडिकेट करके कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ले। और इन सब ट्रीटमेंट का जो सबसे अच्छा जो आफ्टर इफेक्ट है वो ये है कि पेशेंट के हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है, जो कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद जो पांचवी एक बहुत बड़ी गलती होती है वो ये है कि एक स्टैटिस्टिक्स कहती है कि हार्ट अटैक होने के बाद या एंजियोप्लास्टी होने के बाद या स्टंट लगने के बाद जब पेशेंट एक बार घर आ जाता है तो उसमें से 50% से ज़्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप में और रेगुलर चेकअप्स को इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ऐसे पेशेंट्स में हार्ट अटैक होने का जो खतरा होता है, जो उनको कार्डियोवास्कुलर इवेंट होने का जो खतरा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी इकोकार्डियोग्राम की रिपोर्ट में आप चेक करें कि आपके हार्ट की पंपिंग कितनी है। इसके अलावा आप अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के लिए भी अगर जाते हैं तो उसके बाद अगले 3 से 4 महीने के बाद आप इकोकार्डियोग्राम करके ज़रूर ये चेक करें कि आपके हार्ट का पंपिंग फंक्शन कितना है। पहली बात तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका हार्ट का जो पंपिंग है वो 45% के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके नीचे होगा तो डेफिनेटली हार्ट फेलियर का रिस्क बना रहता है और आने वाले टाइम पे पेशेंट एडवांस हार्ट फेलियर की कंडीशन में चला जाता है। तो अपने डॉक्टर्स के फॉलोअप को मिस ना करें, समय समय पर अपना जो चेकअप कराना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है आपका वो है इकोकार्डियोग्राम, उस टेस्ट को मिस ना करें। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं जैसे कि HSCRP है, डी डाइमर, जो ये बताता है कि आपकी हार्ट की मसल्स में इन्फ्लामेशन तो नहीं हो गया है, आपके बॉडी में क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सडन हार्ट अटैक जो होने का रिस्क है वो बना रहता है। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं अगर आप रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं अपने आप को और अपने आप को डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो आप इन केवल टेस्ट और इन रिपोर्ट्स की मदद से होने वाले फ्यूचर में होने वाले जो कार्डियोवास्कुलर इवेंट हैं, एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट, उसके रिस्क को कम कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो बात करी है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हार्ट अटैक अगर आपको हो चुका है तो आप भी ये गलती ना करें, सबसे पहले अपने हार्ट की पंपिंग को चेक करें, और अगर आपके हार्ट की पंपिंग 45% के नीचे चली गई है तो आप अलग अलग अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स को देखें और एक अच्छा कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को फॉलो करें। बहुत जल्दी काम पे ना जाएं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपको पता है कि आपके हार्ट की पंपिंग अगर 45% के नीचे चली गई है तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे अपने हार्ट की पंपिंग को कैसे बढ़ाना है। और अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे और कम से कम हार्ट की बीमारी की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहीं पे इस वीडियो को साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।